हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? तो 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे और साथ ही साथ जो 2 एडिशनल लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए थे, वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है, वो 8th लेक्चर रहने वाला है और इस 8th लेक्चर के अंदर हमने पार्टनरशिप के बेहतरीन कांसेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया और आपने तो मुझे लग रहा है आप धुएँ उड़ा ही दिए होंगे और जो आपकी घबराहट थी इस कोर्स को लेने से पहले कि सर पास हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी। और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि सर अब जो डाउट सेशंस की लाइव क्लासें रहने वाली हैं, उसमें सैंपल पेपर सॉल्व होने वाले हैं और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है एमसीक्यू, तो उसका इंतज़ार भी कुछ नहीं, बस ये दिसंबर में जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड रखे हैं हमने, उसके बाद अब जितने भी लेक्चर्स होंगे वो लाइव सेशंस में ही होने वाले हैं। बस एक बार मैं आपका ये जो बचा हुआ कांसेप्ट है वो और पूरा करा दूँ, लाइक जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एक बेहतरीन सा टॉपिक है, इसको डाल दूँ और एक इसके अलावा अकाउंटिंग रेशियो, इन दोनों को और कराने के बाद फिर हमारा लाइव सेशंस स्टार्ट हो जाएँगे। इससे पहले आपके लिए बेस बना दिया है, फाउंडेशन बिल्कुल रख दिया है इन लेक्चर्स के थ्रू। मात्र 10 लेक्चर्स, ओनली 10 लेक्चर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं बुक 1, 2, 3 वो सब आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो मैंने इसलिए बोला था कि कोई 20 आवर्स अगर मेरे साथ इस कोर्स में बिताएगा, तो फेल होने की तो बात ही छोड़ दो, जो रिवीजन क्विक रिवीजन की तो बात छोड़ दो, मतलब जो आपने सोचा होगा अकाउंट्स में उससे ऊपर कहीं जाने वाले हो, इतना बेहतरीन कोर्स ये आपके लिए है। और इसीलिए मैं डेमो के लिए अपना कोई-कोई इसी लेक्चर के बीच में जो मेरा कोर्स चल रहा है, इसी का कोई डेमो के लिए एक लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, जिससे बच्चों को आइडिया रहे कि ये कोर्स में क्या चल रहा है, कितना मजा आ रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं। ठीक है जी? तो सब कुछ इसी लेक्चर में और इसी कोर्स में आपको मिलने वाला है। आप बहुत ही मामूली से अमाउंट में आप ये चीजें सीख रहे हो। 899 रुपीज का प्राइस आपने पे किया है। ये आपके 2 दिन के, अगर 2 लोग मूवी टिकट्स ले रहे हो या फिर 2 लोग मिलकर पिज्जा पार्टी कर रहे हो, उससे भी ज्यादा सस्ता है ना? बशर्ते कि आप ये कहोगे सर हम 50-60 रुपीज वाला पिज्जा खाते हैं, तो थोड़ा महंगा लगेगा, वरना तो नॉर्मल पिज्जा इससे कम दाम में नहीं आता। ठीक है जी? तो आज हमारा 8th लेक्चर रहने वाला है और आप कहां पर दिख रहे हो? तो एएसडी कॉमर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो। तो मेरे कोर्स वाले बच्चे जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और साथ में ये यूट्यूब वाले बच्चे जिनके लिए मैंने डेमो में ये वाली लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला है, तो उन सबको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियोस कहां पे आ रही हैं, कहां पे ये पूरा कोर्स चल रहा है, कहां पे 20 घंटे मेरे साथ आपको अकाउंटेंसी के लिए देने हैं और कहां से आपका फिर उद्धार भला होने वाला है। चलिए, तो बिना देरी किए आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर मैं हेड सब हेड की बात करने वाला हूं। देखो, नॉर्मली तो मैंने हेड सब हेड की वीडियोस यूट्यूब पे भी भरपूर डाल रखी है, लेकिन कोर्स का कुछ अलग ही मजा होता है। कोर्स में कुछ थोड़ा एडिशनल देने का भी मन करता है, क्योंकि बच्चा उसमें और कुछ वैल्यू प्रोवाइड मतलब लगाकर उसको देखने आया है। वरना यूट्यूब पे तो आप इंटरनेट रिचार्ज कराते हो बस, है ना? तो अब अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ सिखाना है तो वो मैं कैसे सिखाऊंगा? तो देखो, आज की क्लास में आप हेड सब हेड और कंपेरेटिव कॉमन साइंस दोनों को कंबाइंड सीख कर जाने वाले हो मेरे पास से, मतलब मजा आ जाएगा आज आपको। तो हेड सब हेड को सीखने के लिए हमने एक बैलेंस शीट सीखनी पड़ती है। और सर ये बैलेंस शीट ही गले का जंजाल बनी हुई है, क्योंकि बैलेंस शीट ना याद होती। मैंने कहा बैलेंस शीट याद करनी किसको है भाई? बैलेंस शीट कौन याद करता है? कोई भी नहीं करता। हम तो हेड सब हेड याद करते हैं। कैसे? सर देखो जी, बैलेंस शीट में दो बातें तो आपको पता है ना, लाइबिलिटीज होती हैं और एसेट्स होती हैं। दो बातें तो सर सबको पता होती है, कुछ नया बताओ। मैंने कहा हाँ, लाइबिलिटीज और एसेट्स सबको पता होती है। लाइबिलिटीज में आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हो, है ना? नाम बस एक ये चीज याद रखनी होती है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी की जगह इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलते हैं। इक्विटी मतलब मालिक और लाइबिलिटी मतलब ये तो हो गए ओनर, और लाइबिलिटी वाले हो गए आउटसाइडर्स। बोरोड फंड बोलते थे, 11th क्लास की बीएसटी में पढ़ते थे। ऑनर्स फंड, बोरोड फंड, तो ये वही वाला है, ये ओनर का पैसा और ये बाहर वालों का पैसा। तो लाइबिलिटी में दो लोगों का पैसा लिखेंगे। और एसेट साइड में क्या लिखेंगे? तो एसेट साइड में एसेट ही लिखते हैं। इसमें ही दो तरीके की एसेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। आप कहोगे सर ये हेड है, मैंने कहा नहीं, ये हेड नहीं है ना, ये सब हेड है। ये तो बैलेंस शीट के दो नाम है। जो दो साइडें होती हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज और एसेट, और उसके बाद सॉरी लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और एक तरफ एसेट, ये दो बातें होती है। आप कहोगे सर हमने तो ऐसे तो लिखी नहीं देखी, अब तो पहले लाइबिलिटीज उसके नीचे एसेट। मैंने कहा कैसे भी मान लो, बैलेंस शीट में दो ही बातें होती हैं, लाइबिलिटी लिखी जाती है और एसेट लिखी जाती है। ठीक है। अब ये जो लाइबिलिटीज में कितने हैं? दो तरीके की लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी नंबर 1, लाइबिलिटी नंबर 2 और लाइबिलिटी नंबर 3। मैं चौथी लाइबिलिटी का नाम ही नहीं लूंगा, जहां पे आपको चार्ट दिखा, क्योंकि आप मेरे कोर्स में क्या सीख रहे हो कि एग्जाम में क्या आएगा और उसको कैसे लिखकर आना है। आप मेरे से कोई भी फालतू की बात, एक्स्ट्रा बात जो दिमाग में जाए, फिर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, फिर जो आता है वो भी भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता, कभी भी कहीं पर भी नहीं पढ़ाया। मैंने हमेशा सिर्फ मुद्दे की बात की है, सिर्फ उतना पढ़ाया है जितना 80 में से 80 नंबर आ सके, बस। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें मैं कुछ नहीं पढ़ाता। तो लाइबिलिटी साइड में अब मैं आपके सामने कुछ हेड्स लिखने जा रहा हूं। हेड्स, हेड्स का मतलब जो हमें पता होने चाहिए। लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी होती है। पहली लाइबिलिटी मालिकों के लिए लिखी जाती है और मालिक को शेयर होल्डर बोला जाता है।
तो पहली हेडिंग का नाम हम हमेशा शेयर होल्डर फंड रखेंगे। तो हेड सब हेड जब आता है तो लाइबिलिटी साइड में पहला हेड शेयर होल्डर फंड होता है, मालिक का पैसा, इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। और फिर दूसरा दूसरा उधार बाहर वालों का। बाहर वाले लोग दो तरीके से उधार देते हैं। मालिक जो पैसा देते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके का उधार होता है, लॉन्ग टर्म, एक बार में जिंदगी भर के लिए पैसा आ गया। लेकिन जब बाहर वाले पैसा देते हैं तो वो कहते हैं हमें जी दो तरीके से पैसा लगाना है बिजनेस में। एक तो लगाना है लंबे समय के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे वर्ड यूज किया जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। और एक हम देंगे एक साल से कम के लिए, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे करंट लाइबिलिटी। तो आज से प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड होगी उसमें कितने हेड हुआ करेंगे? तीन। पहला हेड मालिक के लिए शेयर होल्डर फंड, दूसरा बाहर वालों का नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा बाहर वालों का करंट लाइबिलिटी। एक साल से ज्यादा वाला नॉन करंट और एक साल से कम वाला करंट। जब एसेट साइड आया करोगे तो एसेट साइड में बस दो ही हेडिंग होती है, इसमें कोई मालिक वालिक नहीं होता, एसेट तो एसेट होती है। तो पहली हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट, जो एक साल से ज्यादा एसेट चलती है, और दूसरी एसेट का नाम होता है करंट एसेट, जो एक साल से कम के लिए चलती है, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो तरीके की एसेट और तीन तरीके की लाइबिलिटी। तो इन पांच के अलावा कोई छठा हेड आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कितने हेड पूछे जाएंगे? दो हेड इधर, तीन हेड इधर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारे हेड पता है। हेड सब हेड का क्वेश्चन आ गया तो इन पांच हेड में सिर्फ इन पांचों के नाम लिखे जाते हैं। एस लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता। एसेट साइड में दो हेड, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है, अब चलो, अब ये पूछा जाता है, चलो सर ये तो हेड हो गए, सब हेड बताओ। मैंने कहा सब हेड के लिए कलर बदल लेता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैं सब हेड लिख रहा हूं। ये वाला कलर ले लेते हैं। देखो जी, सब हेड कौन कौन से रहेंगे? मालिक का पैसा। मालिक का पैसा, सबसे पहले मालिक ने खुद ही पैसा लगाया। मालिक जब भी पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल से पहले एक टर्म लिख दूंगा शेयर, क्योंकि शेयर्स के थ्रू पैसा लगता है। तो एक तो होता है शेयर कैपिटल, कौन सा है ये? सब हेड। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। बस ये दो सब हेड याद रखना, इन दो सब हेड के अलावा और कोई सब हेड नहीं आता। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक लाइबिलिटी याद रखना, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अभी सबका मतलब बता दूंगा। और एक सब हेड याद रखना, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वैसे तो ये भी नहीं आती, पर फिर भी मैंने लिख दिया है। मालिक के पैसे दो, मालिक ने खुद पैसा लगाया, कैपिटल, या फिर बिजनेस ने कुछ पैसा कमाया, रिजर्व वगैरह बना के कुछ पैसा उठा उठा के रख लेते हैं, प्रॉफिट वगैरह होते हैं, वो भी होता मालिक का ही है, लेकिन उसे कैपिटल की जगह अलग से लिख कर रखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह, उसे रिजर्व एंड सरप्लस। तो कभी भी हेड आएगा तो शेयर होल्डर फंड आएगा, और शेयर होल्डर फंड में हेड होगा तो उसके अंदर सिर्फ दो ही सब हेड यूज किए जाते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अभी करके भी दिखाऊंगा। नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर तुम हेड लिख रहे हो तो उसके अंदर तीन ही सब हेड हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और बीच में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बाद में बात करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। करंट लाइबिलिटी में से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो या तो आएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इसके लिए हम करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोल सकते हैं, कम समय के लिए लिया गया लोन, बोरोइंग का मतलब उधार। उसके अलावा जनरली क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, इन दोनों को मिलाकर एक नई टर्म बना दी जाती है, इन दोनों को कंबाइंड करके एक सबहेड बनाया जाता है, इसको बोला जाता है ट्रेड पेबल। एक आपसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन पूछा जा सकता है यहां, और एक अदर करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा इसमें कोई भी और सब हेड आपको याद नहीं रखना। तो टोटल मिला के सर अगर देखा जाए तो लाइबिलिटी साइड में तीन तो हेड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में दो सब हेड होते हैं, एक मालिक का पैसा शेयर कैपिटल, मालिक का ही दूसरा पैसा रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में बाहर वालों का पैसा होता है, इसमें शॉर्ट टर्म वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लंबे समय के लिए लिया हुआ उधार, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, और बीच में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लंबे समय के लिए कुछ पैसा फ्यूचर में पे करना है, हमें शक हो रहा है कि नुकसान हो सकता है, पे करना है, तो उसके लिए प्रोविजंस बन गए। जब शॉर्ट टर्म की बात करते हो, करंट लाइबिलिटी की बात करते हो, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, और वो क्या कहते हैं, इन सबको मिला के शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, कुछ छोटे छोटे प्रोविजन बना लेते हैं एक साल के लिए। ये सब हेड होता है।
अगर मैं करंट नॉन करंट एसेट की बात करूं तो नॉन करंट एसेट में एक तो होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, जो मेन है। उसके अलावा एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। कभी कभी आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद रखे हैं जनरली, ठीक है। इन दो के अलावा और तीसरे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहां पर दो पॉइंट याद रखना, इन दो के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। करंट एसेट में क्या पूछा जा सकता है गुरुजी? देखो, तो एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पूछ लिया जाता है यहां। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादातर जो चीजें पूछी जा सकती है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा यहां पे जनरली जो पूछ ली जाती है इन्वेंट्रीज आ जाती हैं। एक ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है, ट्रेड पेबल की तरह ट्रेड रिसीवेबल। पेबल में क्रेडिटर्स वगैरह आते हैं, डेटर वगैरह आ जाते हैं। एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछ लिया जाता है। और एक डी, ए बी सी डी ना आती, ए बी सी डी ई, और एक लिख देते हैं अदर करंट एसेट। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और मिले ना तो आप कह देना सर ये भी आ गया, और आएगा भी तो ज्यादा ज्यादा आधा नंबर कटेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो 2.5 नंबर का इसमें से आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 3.5 मार्क्स का इसमें से आएगा। अगर बहुत ही तकड़ी चीज अजीब ही आ गई ना तो आधे नंबर की आएगी बस, बाकी तुम्हें पूरे नंबर इसमें से मिलने वाले हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले एसेट साइड की रिपीट कर देता हूं। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में सिर्फ दो ही बातें याद रखना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में बातें थोड़ी ज्यादा याद रखनी पड़ती है। एक तो शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाता है। दूसरा इसमें वो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है। साथ में कुछ अदर करंट एसेट भी हो सकती है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। ये सब हेड है करंट एसेट के अंदर आते हैं। अब आपको सर हमें कैसे आएगा क्वेश्चन, मैंने कहा आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी कि बताओ कौन सा हेड कौन सा सब हेड है, इनके अंदर क्या आता है ये पूछा जाता है। अब अगर मैं तुम्हें यहीं पे इसी स्लाइड पे सब कुछ भर दूंगा थोड़ा कंजस्टेड सा लगेगा, लेकिन बस सुनते जाना, सुनते चले जाओगे तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसा कि इस पूरे कोर्स में चली रही है, और साथ में फिर आपके लिए पूरी की पूरी लाइव सेशन सब आने वाले हैं, सब कुछ आपके रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है, सब कुछ इस कोर्स में होने वाला है। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है वो कर लें, और जो आपके दोस्त जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं अपने फ्रेंड्स को बताओ कि इससे बेस्ट कोर्स नहीं मिलने का, इससे अच्छे नंबर लाने का और कोई ऑप्शन अब आपके पास नहीं है, क्योंकि सिर्फ 20 आवर्स मुझे चाहिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो अब एक और कलर बदल देता हूं, और अब मैं इनके अंदर की बातें लिखना शुरू करता हूं। इसके बाहर कुछ आए तो फिर बात करना, कहना सर नहीं जी ये तो ये हो गया वो हो गया, ये गड़बड़ हो गई। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं एक कोई ऐसा प्यारा सा कलर, चलो रेड ही उठा लेता हूं। कलर अपना नया बनाएं क्या, नया बनाएं, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में तुम्हें क्या मिल सकता है ध्यान रखना, इक्विटी, शेयर कैपिटल का पैसा। शेयर कैपिटल मतलब सब हेड, शेयर कैपिटल हेड, शेयर होल्डर फंड। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा दिख जाए तो भी इक्विटी, शेयर कैपिटल सब हेड, और हेड शेयर होल्डर फंड, ये दिख गया। उसके अलावा कॉल इन एरियर लिखा दिख जाए, यही डाल देना। फॉर फीचर अकाउंट लिखा दिख जाए, यही डाल देना, ठीक है। उसके अलावा सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखी दिख जाए, इशूड कैपिटल लिखी दिख जाए, ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी दिख जाए, सब यहीं भर देना। तो शेयर कैपिटल के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं, मैंने नाम बोल दिए हैं, दोबारा बोल रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहीं लिख रहे हो तो लिख लेना। जो मेरे से पढ़ने वाले बच्चे हैं जो लेक्चर देखते हैं वो तो रजिस्टर वगैरह लेके बैठते हो ना, क्योंकि पहले लेक्चर से ही बात कर रहा हूं कि रजिस्टर होना चाहिए, हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल इन एरियर, फॉर फ्यूचर अकाउंट, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऐसा कोई भी नाम मिलेगा सब शेयर कैपिटल का पार्ट। रिजर्व एंड सरप्लस में जिसके नाम के पीछे रिजर्व आ जाए, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है जी। और कौन सा हो सकता है, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, नाम के पीछे रिजर्व होना चाहिए सिर्फ। या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस, सब रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि सब मालिकों का पैसा है, सब मालिकों के हिस्से में से काट काट के बनाया गया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करता हूं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लंबे समय के लिए लिया गया उधार, तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म का होता है। डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं मैक्सिमम। उसके अलावा
क्या कहते हैं, बॉन्ड्स, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो जब भी लॉन्ग टर्म, अब आपके पास लिखा गया बैंक लोन, बताओ हेड सब हेड, तो बैंक लोन का हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, बैंक लोन का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बॉन्ड्स का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, जो भी नाम हो उसका ये सब हेड और ये हेड व्हाइट कलर से जो लिखा। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसे करके नाम आता है, प्रोविजंस फॉर वारंटी, वारंटी के लिए पैसा जोड़ रखा है, ये सभी बस दो ये याद रख लो, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है। प्रोविजन फॉर वारंटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नाम याद रखना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बस एक ये नाम याद रखना और कुछ मत याद रखना। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। शॉर्ट टर्म लोन, जैसे बैंक लोन है ना, ये लॉन्ग टर्म है, लंबे समय के लिए है, ऐसी शॉर्ट टर्म लोन, कहीं से तुमने पैसा उठाया शॉर्ट टर्म लोन के लिए, ये यहां आ जाता है। या फिर कोई ऐसा डिबेंचर जिसकी मैच्योरिटी डेट इसी साल आ रही है, 3 महीने 15 दिन या एक साल के अंदर अंदर, तो वो आ जाएगा। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल ऑलरेडी डल गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कभी लिखा दिख जाए तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है, सब हेड और हेड करंट लाइबिलिटी है। अदर करंट लाइबिलिटी में बस दो बातें, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, डिविडेंड ड्यू बट नॉट पेड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, एक्रूड, ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लाइबिलिटी। और क्या लिखेंगे सर, एडवांस इनकम, कोई पैसा पहले ही मिल गया, हमने तो अभी तक काम भी नहीं किया तब भी पैसा मिल गया, जैसे एडवांस इनकम में कॉल इन एडवांस, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, कॉल इन एडवांस लिखा आता है, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी। तो बस इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, जितने भी नाम लिखे ना इन्हीं में से पूछा जाएगा। इन नामों को किस सब हेड और किस हेड में ट्रांसफर करना है, बस ये पता होना चाहिए, और मेरे से पढ़ने वाले बालक को ये जरूर पता होता है, क्योंकि मैं इन्हीं को सिखाता हूं। ठीक है, अच्छा सर इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भरा पड़ा है, क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट में एंड गुडविल एंड पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट वाली एसेट, सब यहां पे फेंको। लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक जैसे तुम्हारा बिजनेस है हॉर्स वगैरह, या आप लाइव स्टॉक कैटल वगैरह का बिजनेस करते हो तो उन्हें लाइव स्टॉक बोला जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, किसी शेयर्स वगैरह में कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर इन्वेस्टमेंट, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, आप कंपनी और कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो या एफडी करा ली, कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है, ये आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, नाम ही करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट होता है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा लगाना। इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टॉक, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, सारे स्टॉक इन्वेंट्री बोले जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कैश एंड कैश। और अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई टाइम से पहले पैसा मिल गया, प्रीपेड एक्सपेंस। और एक्रूड इनकम, कोई काम कर दिया आपने लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला, तो ये भी आपकी एसेट होती है, अदर करंट एसेट का पार्ट होता है। बच्चों इससे ज्यादा अगर आएगा तो सिर्फ आधा नंबर का और आएगा, वरना तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आधा नंबर, अगर मैं रिस्क, ये रिस्क वाली बात है, आधा नंबर तो मैं कहता नहीं, वरना तो जितने का क्वेश्चन आएगा उसमें सब पूरे के पूरे नंबर ले जाओगे, बस आधा छोड़ देना, आधे का मार्जिन लेके चलना। पूरे भी आ सकते हैं, अगर किस्मत बढ़िया हुई इन्हीं में से आएगा, थोड़ी सी खराब हुई तो इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो वो आधे नंबर का, बाकी तुम्हें सब इसमें से मिलेगा देखने के लिए। अब ये तुम्हें प्रॉपर कहीं पे लिखना है, ये हेड लिखना है, ये सब हेड लिखना है, और सब हेड के अंदर इनमें से पूछा जाएगा, ये इसके सामने लिखना है। अब दोबारा से वापस ले जाना और तब देखना, मन करे तो लूप में चलाना है, एक बार पूरी वीडियो देख लो, फिर दोबारा लिखने की जगह फिर सिर्फ आराम से बैठ के सुनो, एक बार लिख के देख लो, एक बार दोबारा सुन लो,
और जो लेक्चर वाले बच्चे उनके पास तो इसकी एक्सपायरी डेट कब है, जब 24 फरवरी को पेपर है, 25 फरवरी एक्सपायरी है इस कोर्स की। आज जब भी आपने एनरोल किया, अब से लेकर आपको जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, इसको 100 बार, 50 बार, 500 बार, पूरी हर एक वीडियो, जो भी लाइव सेशन होने वाला है वो सब भी रिकॉर्डेड रहने वाला है, सब कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। मतलब ये कोर्स जो चल रहा है, इस कोर्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो रिकॉर्डेड है, जितने लाइव सेशंस होने वाले वे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, और इसकी एक्सपायरी डेट आपके एग्जाम का जिस दिन पेपर है, मतलब आपका एग्जाम है, उसके भी अगले दिन तक की है। आके मैच भी कर लेना, कोई कंसेप्ट देखना हो कि मैं ये करके आया हूं कि पेपर में ऐसे ही था, वो पढ़ के भी जो गए थे वही था, तो मैच भी कर सकते हो। कोर्स में तो सिर्फ भाई इतने कम रुपए में इतनी चीजें मुझे नहीं लगता मुश्किल ही मिलेंगी, मिल भी रही होंगी क्या पता, लेकिन तुम्हारा भाई जो तुम्हें वैल्यू दे रहा है ना, मतलब तुम्हारा भाई भी तो मिल रहा है तुम्हें साथ में, कितनी कड़ी बात है। आओ अब इन्हीं चीजों को अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा चेक करते हैं क्या है सीन। लो जी, नाम आ गया इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट, हेड, यहां पे हेड, यहां पे सब हेड, ठीक है। आओ पहला यहां लिखते हैं, इंटेंजिबल एसेट हेड, नॉन करंट एसेट। अब चाहो तो थोड़ा सा रिवर्स जाके देख लेना, मैंने यही लिखा है नहीं लिखा है। और सब हेड, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मैंने राइटिंग बहुत गंदी लिखी है, पर ये लिखा यही था। क्या? नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो नॉन करंट एसेट, और हेड, सब हेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट अब अलग से आ गया, ये आधे नंबर का रिस्क छोड़ दिया मैंने, बाद में बता दूंगा, अभी बताऊंगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज अभी बताया था। लूज टूल्स, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज। अब ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट आया है ना, ये भी नॉन करंट एसेट की एक हेडिंग होती है। नॉन करंट एसेट और सब हेड का यही नाम होता है। अब जो तुम्हें समझ में ना है ना, समझ लेना वही नाम लिखना है, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो तुम्हें अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए तो तुम्हें लग रहा है पता नहीं सर कहां से आ गया, तो उसमें उसी का नाम ही लिख दिया करना सब हेड में। और हेडिंग में अब एसेट लिखा है तो एसेट, एसेट लिखा है तो एसेट ही लिखना हेड, और लाइबिलिटी कुछ लिखा हो तो लाइबिलिटी हेड लिख देना, बस इतना करना हो। आया समझ में? कॉन्फिडेंस तो ऐसा भर दूंगा, ऐसा बहुत ही कैड़ा। आओ अगले पॉइंट पे चलते हैं। लाइए जी, हेड, सब हेड, आओ जी। सन्ड्री डेटर, हेड, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, वही इंटेंजिबल एसेट तो नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। आगे तुम लिखोगे शेयर्स खरीद लिए किसी कोटेड कंपनी के, नॉन करंट एसेट। और मैंने बताया किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो। एडवांस में रिसीव हो गया, एडवांस रिसीवेबल इन कैश, एडवांस में तुमने किसी से कैश रिसीव कर लिया है, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्सपेंस एडवांस में कर दिया, याद करो प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट, करंट एसेट सब लिखवा दिया है। बस बार बार देखने की जरूरत है, रटने की जरूरत है, चीजों को सीखना है, रटना है, क्योंकि हेड सब हेड तो याद ही रखने पड़ते हैं। करंट एसेट, अदर करंट एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल है तो बताया था करंट एसेट इन्वेंट्री, कोई भी चीज वर्क इन प्रोग्रेस में हो इन्वेंट्री। बस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ना लिखा हो, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होगा तो फिर वो नॉन करंट एसेट और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP है तो ये नॉन करंट एसेट है, वरना तो वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, सब इन्वेंट्री का पार्ट होता है। ठीक है जी, और बताओ आ रहा है मजा? देख रहे हो, सिर्फ 10 मिनट का स्टार्टिंग के पोर्शन में जो समझा दिया वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। आप अपनी बुक खोल लो, जो भी है, TS ग्रेवाल है, DK गोयल है, या फिर NCERT है, या फिर किसी हेल्प बुक से यू लाइक टुगेदर विद, किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को खोल के बैठ जाओ। अगर इससे बाहर मिल जाए, आधे नंबर की गारंटी नहीं ले रहा, तो फिर मुझे बताना कि सर ये नहीं बोला कहीं पे और ये आ गया।
जलवा है, जब जलवा है तो जलवा है। ऐसी थोड़ी बच्चे इतने फॉलो करते हैं, ऐसी थोड़ी 500 बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं मेरा। जलवा है ना बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम करूं, आप कहोगे अब बहुत ही ज्यादा आती ना हो रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी आती और कर लेते हैं। इन्हीं के सामने लिखता हूं, इनके हेड सब हेड, बस शॉर्ट में लिखूंगा आपको समझाने के लिए, शॉर्ट में लिखूंगा। पहले यहां से शुरू करता हूं। 10% डिबेंचर, हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जाके बैक में देख लो यही लिखवाया है। स्टॉक इन ट्रेड, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ये हेड है, ये सब हेड है। कैश एट बैंक, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जाके देख लेना। लूज टूल्स, करंट एसेट, इन्वेंट्री। सन्ड्री क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, जाके देख लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आप कहोगे वहां नहीं बोला था मैंने, वहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला था, वहीं पे से भी लिख लेना। वहां दिमाग से निकल गया, सारी बात एकदम से याद नहीं आ पाती ना, तो ये दिमाग से निकल गया था, पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ही पार्ट होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड, और क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो सब करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। गुडविल, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ट्रक, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। बिल रिसीवेबल, करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होते हैं। और कहते हैं अनएमोर्टाइज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स ऑन द डेट। ये मैंने कहीं पे लिखवाया नहीं है, ये कहीं आता भी नहीं है। ये एक वो है अनएमोर्टाइज लॉस, ये उस तरीके की है जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी टाइप की होती है ना, ये बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं लिखी जाती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, मैंने कितनी सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं। सेकंड्स आवाज आ रही है, सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? क्योंकि अब आपको हेड सब हेड वो वाला पोर्शन पता चल गया कि कौन सा हेड, कौन सा सब हेड, और सब हेड के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फीड बी मोर। लो जी, अंडर विच हेड, सब हेड वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने लाओ, फिर उठा के लाओ। बैंक बैलेंस, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नाम इसका तो यही है, सब हेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अब ये जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है ना, ये वैसे तो क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड में उसका शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब ये मैंने लिखवाया नहीं था क्योंकि आधे नंबर में इधर उधर की चीज आ जाती है। सब्सिडी रिजर्व, नाम के पीछे रिजर्व लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो आपको बता दिया, किसी के भी पीछे रिजर्व आ जाए। जनरल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। अनक्लेम डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, सब लिखवाया हुआ है, आप जाके देख लो, बैक करके देखो। शेयर कैपिटल जहां पे बोला था वहीं बोला था, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल का पार्ट तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब आप कहोगे सर हमें भी करने का मन कर रहा है, क्वेश्चन आप ही कराए जा रहे हो सारे। मैंने कहा ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन को दे दूंगा ना मैं आपको, रुक जाऊं ना थोड़ी देर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप भी करना चाह रहे हो क्वेश्चन? अच्छा करवाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। पहले मैं बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबसे पहले लिखवाया था, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखवाया था। रिजर्व, करंट सॉरी 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 शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या नाम के पीछे रिजर्व है, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। माइनिंग राइट्स मतलब इंटेंजिबल, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट्स, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। आप कहोगे सर ये कहीं लिखवा, आपने बोला था, मैं तो कह रहा हूं ना बेटा, जाके देख लो एक बार, वापस से वीडियो को पीछे कर लो एक बार। सब कुछ यही दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, इतने सारे क्वेश्चन लगाए, और मैं कोई क्वेश्चन ये खुद से नहीं लिखे कि वही लिखूं बच्चों के लिए जो मैंने बताया है।
ये मैंने सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लिए हुए, पता नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहां से उठाया मुझे भी नहीं पता, ये टीएस ग्रेवाल से उठाया है, इंटरनेट से उठाया, गूगल से, या किसी बुक का है। मैं तो बस छाप दिया, मैंने कहा बच्चों के सामने ही, मैंने देखा भी नहीं कि क्या लिखा हुआ है, मैं पहले से कोई तैयारी नहीं करता हूँ, सब वीडियो पे आके अभी जब लाइव भी आया करूंगा, पूछोगे और मैं जवाब दूंगा आपको, तब यकीन हो जाएगा सारे बच्चों के सामने, क्योंकि कंसेप्ट है यहाँ, जो चीजें आनी है वो ऐसे ही आएंगी। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नाम के पीछे रिजर्व है भाई, शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ना हमें भी करना है। मैंने अच्छा, ओहो माय गॉड, अरे करने से पहले तो ये कुछ और ही आ गया, आपको भी करना था, चलो इस वाले को कर लोगे, ये तुम ना करो इस वाले को, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी बातें बदल गई है ना, क्योंकि अभी तक तो मैं तुम्हें बैलेंस शीट की बात कर रहा था, तो थोड़ी सी तुम्हें इनकम स्टेटमेंट की भी बात बता दे। जैसे बैलेंस शीट होती है ना, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट भी होती है, जैसे बैलेंस शीट होती है वैसे ही इनकम स्टेटमेंट भी बनाती है। इस इनकम स्टेटमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस नाम से जानते हैं। इसको दिमाग में फिट कर लेना। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर 11th क्लास का पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, ये वही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब इससे प्रॉफिट और लॉस निकलता होगा, और अगर प्रॉफिट और लॉस निकलता होगा तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें इनकम और एक्सपेंस चाहिए, और अगर मुझे इनकम और एक्सपेंस चाहिए तो अब सर इनकम एक तरफ लिखनी पड़ेगी सारी, एक्सपेंस एक तरफ लिखने पड़ेंगे, फिर इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर किया जाएगा, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट, इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस, ऐसे कुछ होता है ना। ठीक है, तो जो आपने भी बोला है ना, जो आपने मेरे साथ रिपीट किया है, दिमाग में घूम रहा है, उसी बात को ध्यान रखना। सर एक तो यहां लिखी जाएंगी इनकम्स और एक यहां लिखे जाएंगे एक्सपेंसेस, तो मैंने दो कॉलम बना दिए, मतलब आमने सामने ना लिख के ऊपर नीचे लिख दिया। मैंने कहा इनकम में कंपनी सिर्फ दो ही इनकम लिखती है, एक इनकम का नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरी इनकम का नाम होता है अदर इनकम। बस कंपनी कहती है दो ही तरीके की इनकम कमाते हैं हम, एक इनकम कमाते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से, और एक इनकम कमाते हैं हम अदर इनकम के नाम से, इसके अलावा और कोई तीसरी इनकम नहीं होती हमारी। और जब हम इन दोनों इनकम को लिख लेते हैं तो हम इसका टोटल कर लेते हैं फिर। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक तो तुमने जो सेल की है साल में, नेट सेल्स, सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है, इसको शॉर्ट में आपने कभी टीचर से सुना हो, आरएफओ भी बोलते हैं इसको। तो एक तो सेल होती है जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है, और एक स्क्रैप, सेल्स स्क्रैप होता है एक, मतलब आप जो रॉ मटेरियल वगैरह या कुछ फिनिश गुड्स बच जाता है, खराब हो जाता है, उसको भी बेच के उसको भी मेन इनकम ही माना जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेन इनकम, तो दो इनकम तो ये होती हैं, और अदर इनकम में कहते हैं इन दोनों के अलावा कोई भी इनकम, मतलब कहते हैं चाहे तुम्हें रेंट मिला हो, कमीशन मिला हो, जिसके नाम के पीछे रिसीव आ जाए, इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, कमीशन रिसीव हुआ हो, उसके अलावा तुम्हें कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, सारी इनकम अदर इनकम। हम नहीं कहते बस दो इनकम, तो इनकम मेन इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। मेन इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ दो इनकम, सेल और स्क्रैप, सेल्स, सेल ऑफ स्क्रैप, बाकी कोई भी इनकम सबको तुम अदर इनकम बोला करना भाई लोग। हमने कहा ओके। फिर कहते हैं एक्सपेंस लिखो, मैंने कहा एक्सपेंस में क्या है, कहते हैं एक्सपेंस में देखो एक एक्सपेंस तो लिख लो, क्या कहते हैं, पहला लिख लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके अलावा ये कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री लिख लो, इसके अलावा कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख लो, उसके अलावा कहते हैं डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन लिख लो, नाम है बस ऐसे ही। उसके अलावा कहते हैं फिर वो लिख लो, क्या कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस भी लिख लो, चलो कुछ बच जाए तो यहाँ डाल देना। और अब तुमने इतने सारे खर्चे लिख लिए, इनका भी टोटल कर लो, देखो ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, सबके टोटल कर लो। अब ये टोटल इनकम आ गई और ये टोटल खर्चे आ गए। अब कहते हैं जब ये दो काम हुआ हो जाए, ये तो तुमने पहले ये लिखा, फिर तुमने ये लिखा, अब इनकम में से एक्सपेंस घटा लो, तो पॉइंट नंबर 3 प्रॉफिट कैसे आया, 1 - 2 करके। कहते हैं अब इसमें से एक इनकम में से एक्सपेंस घटा लो और यहाँ पे अमाउंट लिख दो, और कहते हैं अगर ये प्रॉफिट है तो टैक्स भी पे करना,
तो हाँ, ये कहते हैं इसके लिए इसको ये बोल दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं जमा करा, अभी तो प्रॉफिट निकला है ताजा-ताजा। फिर इसमें से माइनस कर देना टैक्स पेड। टैक्स प्रॉफिट पे लगता है। और अब जो बचे उसके लिए नाम दे दिया करना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसे एक इनकम स्टेटमेंट बना लिया करना। ये क्वेश्चन कहता है कि तब करना जब हम तुमसे कहें अगर कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ। पहले इनकम लिख लो दो, फिर सारे खर्चे-वर्चे से लिख लो। ये क्वेश्चन सीधे-सीधे खर्चे बताएगा तुम्हें कि ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस घटा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया करना। फिर अगर प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स जमा कर दिया करना, फिर उसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दिया। अब ये कहते हैं बताना जी कौन सी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, बताओ जी इनके लिए कौन सा हेड वगैरह होएगा? सेल, नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर। अब ये भी देखो, अगर तुम सेल कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, और अगर तुम सर्विस दे रहे हो मतलब तुम्हारे पास कोई सर्विस है जिसको तुम बेच रहे हो, तो सर्विस भी सेल ही होती है एक तरीके की। तो सेल का ही पार्ट होता है सर्विस रेंडर करना किसी को, तो ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट रिसीव, अदर इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम। क्या फर्जी सी चीज थी पता नहीं, कोई बात नहीं। चलो फर्जी तुम्हें अब लग रही है क्योंकि तुम्हें आ गई है, अब नहीं आती है तो फिर तुम्हें फर्जी नहीं लगती। अब जब तुम डाउट क्लास लेना होगे तो तुम कहोगे डाउट ही नहीं बच रहा सर, डाउट सेशन के ले रहे हो, सीधा पीवाईक्यू कराओ, सीधा सैंपल पेपर कराओ, सीधा एमसीक्यूज की बताओ जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाओ। फिर उसके बाद जो डाउट होंगे फिर डाउट में भी लाइव सेशन चल रहा है, तो कोर्स में तो धुआं उठ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट तो ये सुना है हमने, मैंने कहा 3 नंबर से ज्यादा करना है, ज्यादा ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा कितने का, 4 नंबर का। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब नाम से अगर सीख गए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और नाम ना सीखे तो इस चैप्टर ना होने का तुमसे। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको ये दो नाम रटने पड़ेंगे। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब दो डेटा, मतलब एक होगा करंट ईयर, एक होगा प्रीवियस ईयर। तो हमें करना होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और ऐसे करके जो आंसर निकलेगा उसके लिए हम एक कॉलम बोला करेंगे एब्सोल्यूट चेंज। तो जब भी एब्सोल्यूट चेंज आएगा तो हम क्या किया करेंगे, करंट ईयर में से माइनस किया करेंगे प्रीवियस ईयर। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किसमें, दो डेटा में। कौन कौन से डेटा में, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन करके एब्सोल्यूट चेंज लिख रहे हैं। ये आएगा रुपीज में। 2 लाख में से 1 लाख घटाया तो 1 लाख रुपए, 5 लाख में से ऐसे घटाया तो ये एब्सोल्यूट चेंज आता है। और फिर क्योंकि हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया तो इसी में हम फिर इसको दोबारा चेक किया करेंगे परसेंटेज चेंज। ये दो कॉलम हमें याद रखने हैं। अगर हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगी तो हमारे सॉल्यूशन में दो कॉलम बना करेंगे। पहला कॉलम हुआ करेगा एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा कॉलम हुआ करेगा परसेंटेज चेंज। मैंने चैप्टर वाइज नहीं सिखाता हूं, पहले लेक्चर से आप पढ़ रहे हो, मैंने पहले लेक्चर में पार्टनरशिप के 4 चैप्टर मर्ज करके पढ़ा दिए तुम्हें। वहीं से तुम्हें लगा अरे हाँ यार तो तगड़ी चीज चल रही है इस कोर्स में, हमें तो लग रहा है पहले वो फंडामेंटल चलेगा ये वो। भाई यहाँ पे सीधा जहर फेंका जाता है, जहर। कैसे, एक साथ ही क्या एग्जाम में थोड़ी पता होता है कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, वो तो वहां पढ़ के समझना पड़ता है। तो मैंने तो तुम्हें वो तरीका सिखा दी कि क्वेश्चन कोई भी हो आपको करना आता हो, चैप्टर का नाम भी ना पता होगा तो भी तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता होगा, वो चल रहा है ना यहाँ तो। एएसडी कॉमर्स पे ऐसे ही होता है, इस शर्मा तो ऐसे ही। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज दो कॉलम बनाए, क्योंकि अभी तक तो हम हेड सब हेड देख रहे थे। सर गुरुजी ये कहां पहुंच गए, मैंने कहा जो हेड सब हेड में पढ़ा उसी को और मजबूत करवाऊंगा, क्योंकि बार बार अब तुम्हें बैलेंस शीट के दर्शन करवाऊंगा मैं यहाँ पे। लगे हाथ एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं अब यहाँ। तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज हमने दो कॉलम बनाए। एब्सोल्यूट चेंज में हमने करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाया, एब्सोल्यूट चेंज में करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाया। यही घटाना है, ये याद रखना है। कंपैरिजन करो, कंपैरेटिव में करना है ऐसा, कॉमन की बात नहीं कर रहा मैं। और दूसरा परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकला करेगा, ये जो अभी आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला ना, ये जो अमाउंट आया होगा आपके पास, इस एब्सोल्यूट चेंज को लिखा करना। ABCH का मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड में प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट। अब ये कहोगे ये क्या है, मैंने कहा ये ना करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाया था, तो जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट था इसे यहां लिखा करना, और मल्टीप्लाई बाई 100। कंपेरेटिव खत्म। अब कोई भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट आ जाए तुमसे हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें ये दो कॉलम बनाने आने चाहिए, सिर्फ दो कॉलम। ठीक है, आपको गुरुजी नहीं, आप कंपेरेटिव अभी आ जाएगी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको सिर्फ कंपेरेटिव की जगह कॉमन साइज आ गया। अब क्या नाम है यहाँ, ये क्यों ना आ गया, बाबर आजम का आईपीएल कनेक्शन। तो एंड्रॉइड है ना ये बोर्ड, तो ऐसे करने से वो फोन की तरफ नोटिफिकेशन खुल जाती है। देखो इधर से करूंगा तो वो आ जाएगा, ये आ गया ना वो ब्लूटूथ इंटरनेट ऐसे जो करते हैं, वो भी है।
कॉमन साइज नाम है कॉमन। कोई भी स्टेटमेंट आए हमें क्या लेना है, कॉमन। अब देखो स्टेटमेंट का मतलब या तो बैलेंस शीट बनाने को आती है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को आती है। आपको ये क्या बोल रहे हो, मैंने कहा जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट में से, मतलब कंपेरेटिव स्टेटमेंट आएगी कॉमन साइज, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब या तो बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा। और अगर कॉमन साइज आएगा तो कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। आप कहोगे आपने यहां क्यों नहीं लिखा फिर ये बैलेंस शीट और वो, मैंने कहा यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंपेरेटिव में चाहे बैलेंस शीट आए चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आए, हमें दोनों के लिए बस दो ही कॉलम बनाने हैं। एक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो डेटा हुआ करेगा उससे एब्सोल्यूट चेंज निकाला करेंगे, और फिर उसी करंट ईयर प्रीवियस ईयर का जो डेटा से हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया इससे परसेंटेज चेंज निकाला करेंगे। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी जस्ट एक हिंट दे रहा हूं। और जब सर स्टेटमेंट ऑफ प्रो, अब लेकिन कॉमन साइज में आपने नाम क्यों लिखा, क्योंकि बेटा कॉमन कॉमन साइज है ना, तो कॉमन साइज में हम कुछ कॉमन लिया करेंगे, कॉमन। तो कोई भी अमाउंट, जिस भी अमाउंट को हम परसेंटेज में चेक, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, यहाँ क्या निकालनी है, परसेंटेज। बैलेंस शीट है तो हमें कॉलम में परसेंट, बस ऐसे लिखना परसेंटेज। अब आप कहोगे सर दो लिखा है 2025 2024, तो मैंने कहा परसेंटेज 2025 परसेंटेज 2024, बस सीधा परसेंटेज निकलेगी और कुछ नहीं, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट कुछ नहीं, सिर्फ सीधी परसेंटेज। बैलेंस शीट है सर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, सीधी परसेंटेज, परसेंटेज निकलती है। अब कैसे वो सिखा रहा हूं। कोई भी अमाउंट जिसकी परसेंटेज निकालोगे, अभी सीखेंगे, डिवाइड में बैलेंस, कॉमन साइज बैलेंस शीट है ना, तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100, खत्म बात। ये फॉर्मूला है पूरे कॉमन साइज में, बस इस फॉर्मूले के ऊपर पूरी बैलेंस शीट का क्वेश्चन खत्म। अप्लाई करना बाकी है, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं। अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी तो क्वेश्चन 70-75 क्वेश्चन करने हैं आपको, मैं तो कम कराऊंगा, है ना। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए तो जिस अमाउंट की परसेंटेज निकालेंगे वो अमाउंट डिवाइड बाई आरएफओ। कॉमन, यहां पे बैलेंस शीट में कॉमन लिया, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, हर अमाउंट के नीचे अपोन में यही रहेगा, फिक्स कर दिया मैंने। ये लिखने का मतलब क्या है कि कोई भी अमाउंट की परसेंट निकलेगी अपोन में आरएफओ लिखा जाएगा। अगर स्टेटमेंट ऑफ आरएफओ का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी लिखा था ना मैंने आरएफओ, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसलिए मैंने शॉर्ट में आरएफओ बोला है इसको। इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 तो चाहिए। कंपेरेटिव में दो कॉलम, कॉमन साइज में परसेंटेज ही निकलती है, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का टोटल कॉमन, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में स्टेटमेंट ऑफ आरएफओ अपॉन में कॉमन। आपको क्वेश्चन करो, खुद होगी बकवास, बहुत देर से करे जा रहे हो, सुने जा रहे हैं, अब कुछ कह देंगे। मैंने कहा कहना मत, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, प्लीज कुछ मत कहना। कुछ मत कहना, बस मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। 40 मिनट्स के अंदर कैडी कैडी बातें कर दी बहुत सारी, ठीक। आओ, एक क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है ठीक, चलो ठीक है। कहते हैं ये फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ये प्रिपेयर कॉमन कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। हेडिंग डालनी है कंपेरेटिव, ये आया एग्जाम में क्वेश्चन, बैलेंस शीट, ऐसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट हेडिंग डाल। आप कहोगे आप सर ऐसे हम पेपर में लिख दें, मैंने कहा आंसर शीट पे, आंसर शीट पे पहले इस बैलेंस शीट को उठाना और एज इट इज अपनी आंसर शीट में छापना, यहां से लेकर यहां तक की एज इट इज उतार देना। अब जब उतार रहे होगे तो एक बात ध्यान रखना, ये 22 और 21, अब हमारे पास 22 और 21 में जो पिछला साल होगा, जैसे 22 और 21 में ये पिछला साल है 21, तो ये तो होगा प्रीवियस ईयर, और जो लेटेस्ट ईयर हुआ करेगा उसको बोला करेंगे करंट ईयर। ये तो हमेशा ही आपको पता होगा। अब 2022 और 2021 लिखा है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 21, करंट ईयर कौन सा हुआ, 22। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप इस फॉर्मेट को बना रहे होंगे तो पहले 21 लिखा जाएगा फिर 22 लिखा जाएगा, मतलब ये वाला कॉलम आपका इधर होना चाहिए और ये वाला कॉलम आपका इधर होना चाहिए। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर इतनी सारी जगह पड़ी है, आप कर दो ना, मैंने कहा ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन आया मेरे सामने, अब मैं इसको एज इट इज अपनी आंसर शीट में उतार रहा था, मैंने ये सारी बातें लिख ली। अब मैंने यहां पे लिखा 2021 और फिर मैंने लिखा 2022, यहां पे लिखा मैंने प्रीवियस ईयर और यहां लिखा मैंने करंट ईयर। मेरे सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर पहले रहता है और करंट ईयर बाद में रहता है, बस मुझे ये चेंज करना पड़ता है। अब देखो मेरे पास ये प्रीवियस ईयर है तो पहले मैं ये वाली अमाउंट इधर लिख रहा हूं, पहला कॉलम मेरा प्रीवियस ईयर वाला रहेगा।
मैं बिना बोले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बस छापने में लगा पड़ा हूँ, तुम्हें भी छापना है बिना बोले, एग्जाम में भी छापना है। अब मैं करंट ईयर का इसके बाद लिखूंगा, नंबर कट जाएंगे अगर ऐसा ना करा, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है? कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में कितने कॉलम? कंपेरेटिव में कितने कॉलम? दो, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख। 1 लाख, 1 लाख माइनस 1 लाख, 0। 2 लाख माइनस 3 लाख, ब्रैकेट में 1 लाख। नेगेटिव आया ना, 2 में से 3 घटाओगे तो 2 में से 1 घटाओगे 1 लाख पॉजिटिव। 15 में से 10 घटाओगे 5 लाख। 8 लाख में से 4 लाख घटाओगे 4 लाख। 2 लाख में से 2 लाख घटाओगे 0। 2 लाख में से 2 लाख घटाओगे 0। 2.55 में से 150 घटाओगे तो 1 लाख। 50 में से 50 काटोगे 0, 5 लाख। अब क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट इनटू 100। ये फॉर्मूला पता है पिछले? एब्सोल्यूट चेंज कितना है? अब मैं इसको दूसरे कलर से करके दिखाता हूं। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 5 लाख। तो इधर आया एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट कितना है? 5 लाख इनटू 100। तो परसेंटेज कितना आया? 100%। तो यहां पे लिखना है 100। अब आप ये लिखो मत लिखो, ये रफ में लिख सकते हो, यहां पे डायरेक्ट 100 लिख दो सकते हो। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब ये देखो 1 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट कितना? 3 लाख, तो ये आएगा 33.33%। मैंने माइंड में ही कर दिया, और साथ में ब्रैकेट का साइन क्योंकि माइनस की फिगर थी। 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, क्योंकि 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट। भाई ये वाला तो फॉर्मूला लगेगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100। 1 लाख अपॉन 1 लाख तो 100%। 5 लाख एब्सोल्यूट चेंज 5 लाख डिवाइड बाई इसके अपोन में जाएगा 10 लाख इंटू 100 तो 50%। 4 लाख डिवाइड बाई 4 लाख 100%। 2 लाख 0 0। 1 लाख डिवाइड बाई 15 लाख 66.67%। 0। 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 50%। तो ये कब करना है? जब कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगी। आप कहोगे सर सर, मैंने कहा यस बेटा बोलो। और सर हमसे तो तुम क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे हो। मैंने कहा आप करना चाह रहे हो क्या? लो लो लो, तुम भी क्या याद रखोगे? अच्छा छोटी सी बात वाली, ध्यान मांग लो, कर लेना घर पे। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? कंपेरेटिव। क्या चेंज करोगे? 2022 और 21 लिखा हुआ है। 21 पहले, 21 वाला डेटा पहले वाली लाइन में, 22 वाला डेटा दूसरी वाली लाइन में, फिर एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज के लिए क्या करोगे? एब्सोल्यूट चेंज वाला जो डेटा आता रहेगा इसके अपोन में प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट रखते चलेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करते चलेंगे। हमारी ये वाला कॉलम भी बनता चला जाएगा। ठीक है जी, आ रहा है बच्चों बजा? तो जो बच्चों ने अभी तो कोर्स परचेज नहीं किया था वो पछताना मत बाद में, कभी बाद में फिर ये एग्जाम वाले दिन आओ और बाद में आके कहो कि काश कोर्स खरीद ले। भाई कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 800 रुपये मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। 800 899 का है, मतलब 900 रुपीज। इतने में तो तुम बच्चे, ये तो तुमने हर महीने इससे ज्यादा तो फीस दी होगी ट्यूशन में, इससे ज्यादा तो तुमने अपने क्या कहते हैं और भी कहीं भी पैसा खर्च किया होगा। कोर्सेज खरीदोगे लोगों के तुमने बहुत महंगे महंगे अमाउंट, 3000 4000 4500 5000 रुपए में। पीडब्ल्यू के भी आपने कोर्स खरीदा होगा, उसमें भी आपने काफी पेमेंट की होगी, लेकिन वो फिर इकट्ठा मिल जाता है, ऐसे वो फ्लो नहीं बन पाता। एक पर्टिकुलर कोर्स जो तुम्हें इतना सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस कोर्स में, मेरे हिसाब से नहीं मुश्किल है। और अगर होगा भी तो फिर भी स्टाइल तो अलग है भाई, है ना? आप बोलते हो ऐसे, मुझे कमेंट्स में बोलते हो, तो मुझे, मैं इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंटली ये वाली बातें कर पाता हूँ, बकड़ बक 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 जो करता हूँ, क्योंकि आप ही मुझे मोटिवेट करते हो कि सर बोलो, आप ऐसा करते हो, ऐसा बोलते हो ना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या आ गया? कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें सिखाऊं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। अभी 1 मिनट पहले ही तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब आता है तो पहले एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डाल दो, इसके आगे कंपेरेटिव वर्ड लिख दो। अब मैंने कहा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं, पहले इनकम्स लिख लो,
देखना कौन कौन सी इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ठीक। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, फिर हमने बताया था आपको इनका टोटल कर लिया। फिर दूसरा हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। मैंने कहा कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये करा एक्सपेंसेस इक्वल टू एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंस के नाम नहीं बताए, वो जो 3-4 होते कह रहे हैं बस एक्सपेंस। मैंने कहा ठीक है यही फाइनल है। फिर मैंने कहा अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ अब आप लिखना प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना, क्योंकि हम 1 - 2 करेंगे। अब अगर आता है और कुछ टैक्स वगैरह का रेट तो लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होता तो लेस टैक्स भी करते। ईयर पहले मैं कौन सा ईयर लिखूंगा, 2021 बोले तो प्रीवियस ईयर, फिर मैं लिखूंगा 2022 बोले तो करंट। अच्छा 2020 है ना, तो 2020 पहले और फिर 2021 करंट ईयर। अमाउंट डाल देते हैं, पहले इधर की दिखा एफ ओ मतलब आर एफ ओ 20 लाख या 4 लाख, इनका टोटल आ गया 24। एक्सपेंसेस है 12 लाख, 24 में से 12 घटाएंगे 12 लाख, तो 30 लाख, 3,60,000, 33,60,000। ये है इस 21 लाख, 33 लाख में से 21 हटा दूंगा तो ये रह जाएगा 12,60,000। ठीक है जी, ये हमारा 2 बन गया। कौन सी स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में कितने कॉलम बनाने सिखाए, 2। एक बनाया है एब्सोल्यूट चेंज और एक सिखाया है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज में एब्सोल्यूट चेंज जो निकल कर आए उसके अबाउट में प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100, ये सिखाया। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। 30 - 20 10 लाख, 3,60,000 में से 4 लाख हटाओगे 40,000 ब्रैकेट में, क्योंकि ये कम है, सी वाई माइनस पी वाई कर रहे हो तो इस कम में घटाते तो माइनस में आंसर आता है। 33,60,000 24 लाख, तो ये हो गया 9 लाख, तो सीधा सीधा हो गया 9,40,000। 21 लाख माइनस 12 लाख 9 लाख, 12,60,000 माइनस 12,60,000। कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज मुझे माफ करना, कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मुझे तुम मतलब मेरे ग्रुप पे मैसेज कर देना, जो हमारे कोर्स का ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम आपस में बतियाते हैं, उस पे आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वहां से मैसेज कर देना, मैं वहां से फिर एक नीचे लिख दूंगा कि हाँ मेरी ये कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर हो गई थी। वरना तो तुम्हें पता है कैलकुलेशन इतनी मैटर नहीं करती मेरे लिए कंसेप्ट मैटर करते हैं, कैलकुलेशन आपको ठीक करनी है। उसके अलावा आप एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर करते हैं तो 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इनटू 100 50%। अब आपको पता है ना ये एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड में क्या लिखा है मैंने, 10 लाख के अपोन में 20 लाख इंटू 100 क्या है, 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख ब्रैकेट में 10%। ये मुझे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी टफ कैलकुलेशन हो गई। ना 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 9,40,000 डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100 39.16%। कैलकुलेशन वगैरह आप देख लेना, चलो एक बार खुद ही देख लेता हूँ यार, फिर बाद में कभी गड़बड़ हो जाए। 3,60,000 माइनस 24 लाख 9,60,000 आ रहा। चलो 9,60,000 डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100, ये 40% आ। अपनी गलती खुद ही पकड़ ली। 9 लाख डिवाइड बाई 12 लाख 75%, तो चेक करने की जरूरत नहीं, इतनी तो कैलकुलेशन तगड़ी है। 5% आया समझ में। तो अगर बैलेंस शीट आ जाए तो बैलेंस शीट एज इट इज छाप देना, अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आ जाए तो पहले इनकम डायरेक्ट लिखी हुई थी तो पहले इसको ऐसे इस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, फिर अपना आंसर लिख देना। ठीक है, आप कहोगे सर अब तो मुझे हमें भी एक और करना है क्वेश्चन खुद। मैंने कहा नहीं, मैं इसको तो मैं कराऊंगा, इसको मैं कराऊंगा प्लीज। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है, कंपेरेटिव बनानी है। आप कहोगे कहाँ लिखा है, मैंने कहा लिखा नहीं है, वो गायब है पर बनानी वही है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगले आपको दूंगा क्वेश्चन। पहले इनकम, कौन कौन सी इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम है, नहीं सिर्फ एक इनकम है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक इनकम है, यही अपना टोटल। अब टोटल मत लिखना क्योंकि एक ही है तो उसका क्या टोटल, वही इसके आगे डबल लाइन लगा देंगे। एक्सपेंसेस लिख लेते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत सारे थे। पर पिछली बार इनकम दी थी, अब बार एक्सपेंस। तो क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस।
और दूसरा एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तीसरे एक्सपेंस का नाम क्या है? अदर एक्सपेंस, ठीक है। बस फिर तो टैक्स है, तो मैंने कहा ठीक है टोटल, इसका तो टोटल करना क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए। फिर ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट, अब आता है 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट में हमारा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि टैक्स भी लिखा हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे। 1 माइनस 2, 1 मतलब इनकम में से एक्सपेंस, 2 का मतलब एक्सपेंस के टोटल घटाएंगे, फिर जो भी आएगा उसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड, जो भी टैक्स का रेट लिखा हुआ, और फिर पॉइंट नंबर 5 बना देते हैं, उसको बोल देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मतलब 3 माइनस 4, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, और फिर इसमें से टैक्स घटा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे। ये बन गया पूरा फॉर्मेट। कंपेरेटिव है तो 4 कॉलम, 4 कॉलम क्यों? 2 तो कॉलम क्वेश्चन ही बना के दे रहा है, 2 हमें अपनी तरफ से बनाने। एक तो क्वेश्चन है 15 14 लिखा है, तो पहले मैं 14 लिखूंगा, फिर मैं 15 लिखूंगा, फिर मैं एब्सोल्यूट चेंज लिखूंगा, फिर मैं परसेंटेज चेंज। ठीक है जी। पहले मैं ये लिख लेता हूँ 45 लाख, 22 लाख 50,000, 60,000, 6 लाख, अदर एक्सपेंस 10 लाख, इनका टोटल 22, 32 और 6 38, 38 लाख 50,000। ये अपने आप में यही है अमाउंट। ठीक है जी। स्कोर लिख लेता हूँ 60 लाख, यहाँ पे 30 लाख, 7 लाख 50,000 और 15 लाख 50। तो ये हो जाएगा 15 7 22 23 और 53 लाख। ठीक है जी। 60 में से 53 इनकम माइनस एक्सपेंस 7 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 45 यार ये वही वैल्यू 45 और 38 7 8 7 15 7 6 लाख 50,000। टैक्स कितना है? 30%। अब मुझे बताओ, बहुत बच्चों को ये नहीं पता 30% लगाना किस पे है। कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हो इसलिए नहीं पता। अब मैं बता देता हूँ, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। तो 6,50,000, अब मैं एक बार मुझे फिर से कैलकुलेशन तो मैं स्पीड से कर देता हूँ, पर मुझे डाउट रहता है कि कहीं मैंने एरर तो नहीं कर दी जल्दबाजी में। तो मैं एक बार 45 लाख में से 38,50,000 माइनस कर लेता हूँ, माइनस 38,50,000, 6,50,000 आ रहा है। हाँ, तो ये जो अमाउंट है ना प्रॉफिट, इस पे 30% निकलेगा। दोनों तरफ 30-30 है, तो दोनों बार 30-30% टैक्स जाएगा। तो 7 लाख का 30% तो 2,10,000 होता है। 6,50,000 का 30% मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार आपके सामने कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, 1,95,000। ठीक है, तो ये बचेगा 4,90,000 और 6,50,000 माइनस 1,95,000, ये बचेगा 4,55,000। ये स्टेटमेंट हमने, इन्होंने मुझे ऐसे दी स्टेटमेंट, मैंने इसको स्टेटमेंट की तरह प्रॉपर लिख लिया। बैलेंस शीट होती तो बनी बनाई मिलती है तो उसे एज इट इज छाप लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सारी चीजें साथ साथ लिख देते हैं, वो टोटल वोटल नहीं करके दिखाते, तो हम इसको कर लेते हैं। अब हम करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पी वाई माइनस पी वाई। 60 माइनस 45, 1,50,000। क्या हो रहा है पता है तुम्हें? बैठ गया था। 1,50,000 दम तो होता। तो किसी को यूं कहते हैं ना, मच्छर है तो है ना, क्या कर दे मच्छर। 30 लाख, सॉरी करंट, हाँ 30 लाख माइनस 22, ये हो गया 7,50,000। 7,50,000 माइनस 6 लाख 1,50,000। 15 माइनस 10 लाख 5,50,000। 53 माइनस 38, 53 माइनस, ये तो टोटल भाई क्या, 53 लाख माइनस 38 लाख 50,000, 14 लाख 50,000। 7 लाख माइनस 6 लाख 50, 50,000। 2 लाख 10 माइनस, 2 लाख 10,000 माइनस 1 लाख 95,000, 15,000। 4 लाख 90,000 माइनस 4 लाख 55,000, 35,000। ठीक है जी। तो ये आया था 15 लाख, सॉरी। तो 15 3 जा 45, 33.33%। कैसे निकाला? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड में प्रीवियस ईयर अमाउंट, इसको उठा के इसके नीचे लाया, मल्टीप्लाई बाई 100। समझ में आ रहा है? 7,50,000 डिवाइड बाई 2,25,000, ये भी 33.33% आएगा। आपको चेक करके दिखाना, इतनी जल्दी लिख तो रहे हो, मैंने कर लो। वैसे तो मैं ये कहता था खुद करके देख लो, पर मैं करके दिखा देता हूँ। पहले 15 लाख डिवाइड बाई 45 लाख, प्रीवियस ईयर अमाउंट लेते हैं ना, इनटू 100।
33.33%। 7,50,000 डिवाइड बाई 22,50,000 इंटू 100, 33.33%। अरे कोर्स वाले बच्चे तो नहीं सोच रहे ये यूट्यूब पे कैसे आ गई वीडियो। अरे एडवर्टीजमेंट बच्चों को बताने के लिए, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा, कभी उनके हाथ से मौका ना छूट जाए, वो भी आपके जैसे ही समझदार बन जाएं, इसलिए डाली है। 1,50,000 डिवाइड बाई 6,00,000, 15 4 जा 60 होते हैं, तो 25% आएगा सीधा। 5,00,000 डिवाइड बाई 10, 55%। ये कर लेता हूँ, ये थोड़ा टफ है। 14,50,000 डिवाइड बाई 38,50,000 इंटू 100, 37.6%। 50,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर अमाउंट 6,50,000 इंटू 100, 7.69%। 7.69%, 7.69%। पता नहीं क्यों लिख दिया, मैं करके दिखाता हूँ। 15,000 डिवाइड बाई 1,95,000 इंटू 100, 7.69%। 35,000 डिवाइड बाई 4,55,000 इंटू 100, 7.69। फोकस कर पाया? चलो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। एक और तरीका भी है फोकस करवाने का। फोकस करो, कैमरा। एडजस्ट। मैंने कहा थोड़ा सा खेल लेते हैं, पढ़ तो बहुत देर से रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर सर अभी तो हमने बैलेंस शीट का क्वेश्चन तो घर पर करके देखने के लिए आपने बोला था, हमने ये अभी वीडियो पॉज करके देख लिया था करके। अब आप हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला भी करा लो, जिससे हम भी ये स्टेटमेंट घर पे बना के देख लें और हम ऐसे कर लें वैसे कर लें। मैंने कहा ओह घर पर कर लेना है। इट्स होमवर्क। ठीक है, ट्राई कर लेना। 2 इनकम लिखी हुई हैं, तो इनकम फिर टोटल, फिर 2 एक्सपेंस लिखे हुए हैं, एक्सपेंस टोटल, इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स 50-50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपैरेटिव ही बनाना है इसकी भी। लो एक और, अब लो सारे ही घर पे करो। आप कहोगे सर अब ज्यादा हो रहा है, मैंने कहा नहीं बच्चे, सिंपल है, सिंपल है। इससे मुझे लगता भी नहीं इससे सिंपल कुछ होगा कि ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिले और बस आपको इनकम स्टेटमेंट में इसे कन्वर्ट करना पड़े। बच्चे बहुत इजी, बहुत इजी, इजी से भी इजी। कॉमन साइज, ये मैं कराऊंगा। कॉमन साइज आ गया ना। कॉमन साइज पे जाने से पहले एक बार मैं कॉमन साइज वाली स्टेटमेंट पे दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए मैंने क्या बोला था, जब भी कॉमन साइज स्टेटमेंट आए, तो अब कौन सी कॉमन साइज आई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबके अपॉन में जिस भी अमाउंट की परसेंटेज निकालूंगा उसके अपॉन में क्या लिखूंगा, कॉमन आरएफओ। ध्यान रखना, मेरी भी वाली बात मत भूलना। तो क्वेश्चन घर पर दिए, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन कराने के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो पहले तो हेडिंग डालूंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप कहोगे सर बहुत सुंदर सुंदर सा करवाओ, अच्छा सा लिखो, बेस्ट दे दो अपना बेस्ट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पूरा टाइम लगाऊंगा। हेडिंग पर्टिकुलर ईयर 18 19 17 18, पहले 17 18, 2017 18, 2018 19। क्योंकि मैंने बोला है ये क्या है, कॉमन साइज, और कॉमन साइज में कोई एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज नहीं, बस सिर्फ परसेंट निकलती है डायरेक्ट। तो एक कॉलम बनाऊंगा परसेंटेज फॉर 17 18, और एक कॉलम बनाऊंगा परसेंटेज फॉर 18 19। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ। लाइन का मेरे साथ पहले से ही ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पेन बदलेंगे, जब इतना खूबसूरत बना ही रहा हूँ इसको, तो और खूबसूरत कर दूं।
तो सबसे पहले मैं इनकम्स लिख और अदर इनकम, दो इनकम। और अदर, और इसके बाद टोटल। पहले इन दोनों को ही लिख लेता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख और 20 लाख और 20 लाख। और अदर इनकम कितनी है यहाँ पे? 30,000 और 50 का टोटल। 10 लाख 30,000, 20 लाख 2,000। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। फिर लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री, फिर लिखा हुआ है अदर एक्सपेंस, और फिर मेरे बच्चों टोटल। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 420 और 7,70,000। 4,20,000, 7,00,000। और चेंज इन इन्वेंट्री कितना है? 80 और 120, 80,000 और 1,20,000। के बाद अदर एक्सपेंस कितना? 30,000 और 50। मुझे लग रहा है मैं तो गड़बड़ कर दी। इनकम की जगह पे एक्सपेंस लिख दिया और एक्सपेंस की जगह पे इनकम लिख दिया। चेंज करके आता हूँ, चेंज करके आता हूँ, मतलब ये सही टोटलिंग। एक बार दोबारा ठीक कर लेता हूँ। इनकम है, अदर इनकम इधर वाली थी, ओपनिंग थी 50,000, और तो 10,50,000 और 20,60,000। अब ठीक हो गया। अदर एक्सपेंस अब लिख लेते हैं, 30 और 52, 30,000 और 50। अब इसका भी टोटल 5,30,000, 5,30,000। और ये हो गया 7 और 1 8, 8,90,000, 9,42,000। है, कैलकुलेटर कर लेते हैं। है तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 4,20,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, 5,30,000, 7,70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,52,000, 9,42,000। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड क्या था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 2। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या था? लेस टैक्स, जो कि यहाँ पे कितने परसेंट है? 50%। और फिर पॉइंट नंबर 4 क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 माइनस 4। थर्ड वाले में से फोर्थ हटा के लिखा जाता है। पहले इसी वाली अमाउंट लिखता हूँ। 10,50,000 माइनस 5,30,000, तो 5,20,000। येलो से 5,20,000, 20,60,000। ये तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 20,60,000 माइनस 9,42,000, 11,18,000। 50% टैक्स इंटू 50%, 5,59,000, 2,60,000।
2,60,000 और 5 लाख। ये क्या किया मैंने, इसमें से इसको हटा के लिखा, इसमें से इसमें, जब 50% ही है तो बचा हुआ 50% ही होगा। ये तो थी मेरी अभी तक की बेस्ट राइटिंग। ठीक है बच्चों, मतलब मैंने पूरा फॉर्मेट अच्छे से बनाया थोड़ा जी से। अब ये कॉमन साइज है, कॉमन साइज में परसेंटेज 17-18 की अलग निकलेगी और 18-19 की अलग निकलेगी, क्योंकि कॉमन साइज में सिर्फ परसेंट निकलती है। और मैंने बताया जिस भी अमाउंट की परसेंट निकालोगे उसके अपॉन में कॉमन क्या रहेगा, आरएफओ। तो जब मैं 17-18 की परसेंटेज निकालूंगा तो 17-18 के लिए मेरा हर अमाउंट के नीचे कॉमन मेरा ये रहेगा आरएफओ। मतलब जैसे मुझे यहां पे 17-18 की अमाउंट, जैसे यहां पे परसेंट निकाली तो 10 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100, 100%। आरएफओ अपॉन आरएफओ इंटू 100। अदर इनकम अपॉन आरएफओ इंटू 100, 5%। इधर देख लो, 50,000 डिवाइड बाई, अब ये अमाउंट के लिए मुझे परसेंटेज चाहिए तो अपॉन में कॉमन रहेगा आरएफओ इंटू 100। 10,50,000 डिवाइड बाई आरएफओ 105%। 4,20,000 अपॉन आरएफओ 42%। 80,000 डिवाइड बाई आरएफओ 8%। 30,000 डिवाइड बाई आरएफओ 3%। 5,30,000 डिवाइड बाई आरएफओ 53%। 5,20,000 डिवाइड बाई आरएफओ 52%, क्योंकि इसका नाम क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। और कॉमन साइज में हमें कॉमन लेना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम को कॉमन लेते हैं। इनकम भी कौन सी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाली। 2,60,000 डिवाइड बाई आरएफओ 26%, 26%। आप कहोगे बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हो, चालू हो रहे हो। मैंने कहा मैं मुश्किल भी ले लेता तो कैलकुलेशन ही तो मुश्किल होती, करने का तरीका थोड़ी बदल जाता। मैं तो कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, कैलकुलेशन तो पता नहीं कैसी आएगी एग्जाम के अंदर। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि करते कैसे हैं क्वेश्चन को, क्या होता है क्वेश्चन जब आता है, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप कहोगे सर 18-19, तो मैंने कहा 18-19 के लिए 18-19 का आरएफओ कॉमन रहेगा। तो देखो 20 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये तो 100% आ गया। 60,000 डिवाइड बाई 20 लाख 3% आ गया। 20 लाख 60,000 डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये आ गया 103%। 7,70,000 डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये आ जाएगा कुछ 38.5%। 1,20,000 डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा 6%। 5,20,000, आपको भी ऐसे 6% ना हो, मैंने चेक कर 20 क्या है, किसका निकाला मैंने, 1,20,000 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, 6% आ रहा है भाई। बस क्या कह रहे हैं, दिमाग ही कह दे। 52,000 डिवाइड बाई 20 लाख 2.6%। 9,42,000 डिवाइड बाई 20 लाख 11,18,000 डिवाइड बाई 20%। टफ ही होता चला जा रहा है। 5,59,000 डिवाइड बाई 20%। तो जब भी मैंने किसी भी अमाउंट की परसेंट निकाली तो उसके अपोन में मैंने 20 लाख रखा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन रहता है। और जब मैंने 17-18 की परसेंटेज निकाली तो 17-18 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉमन रखा, क्योंकि कॉमन साइज में कॉमन रहेगा अपोन में, और परसेंटेज निकलती है सिर्फ। कंपेरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकलता है। बस ये चीज सीखने वाली होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो अब आप ये तो नहीं सोच रहे सर कोर्स क्लास ले लेते, अरे कुछ नहीं है, सब रिकॉर्डेड है, सब कुछ पढ़ा रखा है। जो भी डाउट आएगा, डाउट सेशन लाइव ही होगा, चिंता मत करो। आपके एग्जाम में अभी जितने भी दिन बच रहे हैं, मैंने कहा है मुझे सिर्फ 20 आवर्स चाहिए। 30 घंटे के टाइम में मैं आपको वो सिखा रहा हूं इस कोर्स के अंदर जो तुमने पूरे साल में 200, 500, 1000, 2000 घंटे लगा के नहीं सीखा। ध्यान रखना बस, ये बात ध्यान रखना। 365 डेज होते हैं, उसमें से मान लो सर 300 ही दिन मान के चलो 12वीं में, और हर दिन 3 घंटे भी पढ़ते तो एक सब्जेक्ट के लिए 900 घंटे चाहिए। तुमने 900 घंटे में जो ना सीखा, मुझे 20 घंटे में सिखाना। और बताओ, पूरे साल 900 घंटे पढ़ लेते तो टॉपर बनते हैं ना, उसी के आसपास ले जाके खड़ा कर दूंगा तुम्हें। और जिन्होंने पहले से ही सीख लिया है, पट्ट से हेडशॉट, जिन्होंने पहले से ही सीख लिया है, अच्छी अकाउंट की तैयारी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के लिए सब तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतरीन रिवीजन।
ठीक है, जो बच्चे सोच रहे हैं हमारी तो 80 में से 80 की तैयारी है, मैंने कहा कुछ एडिशनली मिल जाएगा क्योंकि 800 रुपए कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो जी पूजा पाठ का समय हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गला तर कर लूं। ऐसे पानी से तर करना। चलिए, आप कहोगे सर इनकम स्टेटमेंट तो कॉमन साइज़ चलो आ गई, कॉमन में ये लेना है। अब आपने कहा था जब बैलेंस शीट आ जाए ना कॉमन साइज़ तो उसमें आपने कहा था बैलेंस शीट का टोटल। मैंने कहा कहाँ कहा था बताना कहाँ कहा था? कहाँ कहा था? आप कहोगे ये नहीं कह रखा बैलेंस शीट अगर कॉमन साइज़ वाली आए तो जो भी अमाउंट निकले उसके अपोन में बैलेंस शीट का टोटल कॉमन रखना। हाँ, मैंने कहा तेज हो रहे हो, आओ करके दिखाता हूँ तुम्हें। आओ बच्चों तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाऊँ, कॉमन साइज़ स्टेटमेंट। अब कमाल की बात तो ये है, एक अच्छी बात यहाँ पे ईयर नहीं लिखे हुए। अब ईयर नहीं लिखे हुए तो वरना ईयर होते तो पहले मुझे प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड लिखा हुआ है तो मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज उठाना है और अपनी आंसर शीट में एज इट इज छापना है। बस ऊपर हेडिंग क्या लिखूंगा मैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट। मैंने अगला क्वेश्चन भी है मेरे पास, इसमें भी यही है, बस इसमें ईयर लिखे हुए थे तो मैंने ये जानबूझ के उठाया। मैंने कहा इसमें ईयर पहले 21 आएगा और फिर 22 आएगा। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है तो फिर से मैं यहां पे परसेंटेज निकालूंगा 2021 और फिर मैं अगले कॉलम में परसेंटेज निकालूंगा 2022 क्योंकि कॉमन साइज में सिर्फ परसेंटेज निकलती है, इसमें कोई एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज नहीं होता। सिर्फ परसेंटेज 21 के लिए निकालो, परसेंटेज 22 के लिए निकालो। ठीक है, तो आप ईयर भी जब इसको एज इट इज उठा के छाप रहे होगे तो पहले 21 वाला छापना कॉलम और फिर 22 वाला छापना। ये बात समझ में आ गई? अब बताओ मैंने क्या सिखाया है? जिस भी अमाउंट की परसेंटेज निकालोगे अगर ये बैलेंस शीट है तो बस इसके टोटल को अपोन में रखना। जैसे मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। 18 लाख डिवाइड बाई बैलेंस शीट का टोटल। अब आपको ये वाला टोटल नहीं, ये वाला मैंने कहा कोई सा भी ले लो, चलो कौन सा तुम्हारा मन करे। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी बैलेंस शीट का तो एसेट लाइबिलिटी बराबर ही आते हैं तो वो बराबर ही रहता है। 18 लाख डिवाइड बाई 48 लाख इंटू 100, 37.5%। 6 लाख, वैसे तो मैं बताऊं डायरेक्ट 12.5% आना चाहिए जहां तक है, पर एक बार चेक कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइड बाई 48 लाख इंटू 100, 12.5%। 12 फोर जो तो 25%। 25% आप कैसे कर रहे हो सर? मैंने कहा मैं हर अमाउंट के अपोन में 48 लाख 48 लाख लिख रहा हूँ। 12 लाख अपॉन 48 लाख, 12 लाख अपॉन 48 लाख, 16 लाख क्या जाएगा 33.33%। 6 8 जा 48 तो ये तो 12.5% ही आएगा। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 तो 100 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 16.67%। ये तो फिर 25% आएगा, ये 12.5% आएगा। सर यहाँ क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा 100% होएगा, लिख लो 48 लाख अपॉन 48 लाख। सेम चीज इसके लिए करनी है 50%। कैसे? 32 लाख अपॉन 64 लाख, 8 लाख अपॉन 64 लाख 12.5%, 16 लाख अपॉन 64 लाख 25%, 8 लाख डिवाइड बाई 64 लाख 12.5%। ये तो 100% ही आएगा। हर अमाउंट के अपोन में कॉमन रह रहा है बैलेंस शीट का टोटल। ये चेक करना पड़ेगा, ये ना होने का मुझसे। 18 डिवाइड बाई 64, 28.12, 12.5%। 10 लाख डिवाइड बाई 64, 10 डिवाइड बाई 60, 15.62%। लाख तो 5%। 12 लाख, 12 लाख अपॉन 60, 12 अपॉन 60, 23.43%। और ये फिर वापस से 100%। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट आएगा तो बैलेंस शीट का टोटल कॉमन लिया जाता है हर परसेंटेज को निकालने के लिए, हर अमाउंट के नीचे। इसके नीचे इसका ये, फिर इसके नीचे भी ये, अपोन में ये, फिर इसके अपोन में भी ये, इसके अपोन में भी ये, इसके अपोन में भी ये, या ये एक ही बात है। और जब इस परसेंटेज को निकालेंगे तो सबके अपोन में ऐसे। और ध्यान रखना 21 पहले और 22 बाद में। अब सर आप तो भी पिछला क्वेश्चन करा, मैंने कहा आप भी तो करोगे। ठीक है,
तो ये दो टॉपिक मर्ज करके इसलिए कराए क्योंकि अब आपने हेड सब हेड भी सीखा और बार बार बैलेंस शीट में आप ये लिख रहे होगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हेड सब हेड आपके सामने दोबारा दोबारा आएंगे, तो हेड सब हेड दिमाग में फिट हो जाएंगे, मस्त बैठेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि लेक्चर अब 8 आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आपने 8th लेक्चर पर आते आते ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने नंबर की तैयारी कर ली है सर? हमारी तैयारी हो चुकी है अब 36 मार्क्स की पहली बुक थी, 24 मार्क्स की दूसरी बुक थी, और ये दो वाले चैप्टर मिला के हमने 7 मार्क्स की तैयारी की। तो 3 2 5 60 और 67 मार्क्स हमने 8 लेक्चर्स में तैयार किए। कैश फ्लो का लेक्चर 8 लेक्चर नंबर 9 आने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 अब आप जब देख रहे होगे, जो कोर्स वाले बच्चे देख रहे हैं 9th लेक्चर को, मैं उससे पहले मेक श्योर कर लेना कि 8 चैप्टर आपने ठीक से कर लिए, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा अब आपका। फिर आपके दिमाग में वो जो डाउट्स आ रहे होंगे, आपके दिमाग में होगा कि लाइव सेशंस में क्या क्या पूछना है, डाउट सेशन जो होगा। उसके अलावा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब मैं क्वेश्चन उठाया करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये जाएगा, अच्छा ये तो इस वाले चैप्टर में से, ये इसको करने का तरीका तो ये है। पीवाईक्यू भी उसी तरीके से, एमसीक्यू में तो फिर बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू तो क्या है, बेकार है, तुच्छी मुच्छी चीज है, फिर वो मच्छर है। ठीक है जी। तो बच्चे हम आपको लेक्चर नंबर 9 में आप मिलेंगे, उसके बाद लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे, उसके बाद फिर लाइव सेशंस में मिल रहे हैं। और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। और यूट्यूब वाले बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो कि मैंने डेमो के तौर पे डाला है, एक मैंने लेक्चर नंबर 1 भी डेमो के तौर पे डाला था, उसके बीच में मैंने 2 एडिशनल लेक्चर जो डाल रखे हैं वो मिला के अब हमारे ऑलरेडी 11 या 10 लेक्चर्स कोर्स में आ चुके हैं। तो अभी आपने 2 लेक्चर अगर देख लिए, आपको अब यकीन हो गया है कि हाँ सर लेक्चर तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं और कोर्स में तो मुझे लग रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तो अब बिना देरी किए एनरोल कर लो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।